डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। ये टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर या explain organizational buying behavior in detail. There are two types of buying behavior. First is consumer buying behavior, second is organizational buying behavior. Consumer buying behavior का क्या मतलब होता है? उन कस्टमर्स के बिहेवियर की स्टडी करना जो कि प्रोडक्ट को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका पेन है, उसकी इंक खत्म हो गई, अब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए, लिखने के लिए पेन की रिक्वायरमेंट है, तो आप शॉप से जाकर पेन को परचेज कर रहे हो। तो वो पेन आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज ले रहे हो, तो वो स्टडी किस में आएगी? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि एक कस्टमर प्रोडक्ट को क्यों परचेज कर रहा है, कब परचेज कर रहा है, कितनी बार परचेज करता है, कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, कैसे उसे यूज करता है, कैसे उसे डिस्पोज करता है। इसकी जो डिटेल्ड स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर का मतलब होता है उन कस्टमर्स की स्टडी करना जो कि प्रोडक्ट को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज नहीं करते, उन प्रोडक्ट्स के बेस पर फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उन प्रोडक्ट्स की मदद से रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स जो वो परचेज कर रहे हैं उनको वो आगे रिसेल करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस की हम जो स्टडी करते हैं कि वो कैसे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, कैसे सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सप्लायर से प्रोडक्ट को इवोल्वेट करते हैं और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो वो जो एक डिटेल्ड स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। तो सेम प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में भी आ सकता है, सेम प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में भी आ सकता है। आप है 5 kg मिल्क या 5 लीटर मिल्क परचेज कर रहे हो, तो जो आप 5 लीटर मिल्क परचेज कर रहे हो अपने घर के लिए कि आप चाय बनाते हो, मिल्क है उसको पीते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उस टाइम पर जो मिल्क है वो आप परचेज कर रहे हो, तो ये कौन से बिहेवियर में आएगा? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आएगा। लेकिन एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया है, वो बिस्किट्स बना रही है, तो वो है लाखों लीटर्स मिल्क को परचेज कर रही है, तो वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए थोड़ी परचेज कर रही है। उस मिल्क से वो बिस्किट्स आगे कन्वर्ट करने के लिए एज ए इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, उस मिल्क को यूज कर रही है। तो जो ब्रिटानिया है उसका जो बिहेवियर होगा वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर नहीं होगा, उसका जो बिहेवियर होगा उसे हम कौन सा बिहेवियर बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स आर। ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स और कंज्यूमर बायर्स। तो क्या क्या डिफरेंस होंगे? फर्स्ट, जो कंज्यूमर मार्केट है वो एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट ह्यूज होता है, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स हैं वो तो लिमिटेड नंबर्स होते हैं और जो कंज्यूमर बायर्स हैं या कंज्यूमर मार्केट है वो ह्यूज मार्केट होगा, वो ज्यादा बड़ा मार्केट होगा। सेकंड डिफरेंस क्या आएगा? द परचेजेज आर इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं कम क्वांटिटी में। हम अपने घर के लिए मिल्क परचेज कर रहे हैं, 5 लीटर मिल्क परचेज कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटानिया है, पार्ले है, वो लाखों लीटर मिल्क परचेज कर रहा है। हम अपने घर के लिए है व्हीट फ्लोर है 10 किलो, 15 किलो, 17 किलो, 20 किलो परचेज कर रहे हैं, लेकिन है पार्ले है, ब्रिटानिया है, वो नंबर ऑफ किलोज में है, व्हीट फ्लोर को क्या करता है? परचेज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स हैं वो एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं। नेक्स्ट, क्लोज रिलेशनशिप्स एंड सर्विस आर रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स जिन सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप क्लोज होने चाहिए क्योंकि उनको बार बार सर्विस देनी होती है। आपने 10 करोड़ की कोई मशीन परचेज की है किसी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से, कैपिटल इक्विपमेंट है आपका, तो उस सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को बार बार आपको उसकी सर्विस देनी पड़ रही है। तो आपके उस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साथ रिलेशन कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। नेक्स्ट,
ऑर्गेनाइजेशनल जो बाइंग होती है वो किसके बेस पर डिपेंड करती है? डिमांड के बेस पर। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो एक से ज़्यादा प्रोडक्शन प्लांट्स होंगे तो कैपिटल इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा परचेज करेंगे, और जब डिमांड कम है तो हम दूसरा अपना प्रोडक्शन प्लांट नहीं लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कैपिटल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, जो एज ए कंज्यूमर हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके लिए कोई हमको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से परचेज डिपार्टमेंट होता है और जो उसका हेड होता है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसको परचेजिंग में ट्रेनिंग मिली होती है या उसे परचेजिंग का एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट, हम अपने घर में किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लेस फ्रीक्वेंटली हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो हम फैमिली मेंबर्स मिलकर आपस में डिसाइड कर लेते हैं, और अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो आप खुद अपने आप से ले लेते हो। आपको पेन लेना है तो उसके लिए आपको फादर मदर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉफ़ी खानी है, चिप्स खानी है तो वो आप अपनी मर्जी से परचेज कर लेते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपने डिपार्टमेंट में प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्टर परचेज नहीं कर सकते, आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी होगी। उसके बाद मैनेजमेंट है आपको अप्रूवल देगा, उसके बाद आपको परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन देनी होगी। आपके बिहाफ पर परचेज डिपार्टमेंट है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अमाउंट रिलीज कराएगा और वो सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेगा, वो फिर प्रोजेक्टर परचेज करेगा, फिर आपको है परचेज डिपार्टमेंट से उस प्रोजेक्टर को इशू कराना होगा। तो इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक इंजीनियर्स का ग्रुप है तो वो इंजीनियर का भी अप्रूवल चाहिए मशीन को परचेज करने के लिए, और ओवरऑल है सारा अप्रूवल मिलेगा किससे? मैनेजमेंट से मिलता है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? लॉट्स ऑफ बाइंग अकर्स इन डायरेक्ट डीलिंग विद मैन्युफैक्चरर। एज ए कंज्यूमर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में नहीं आते हैं। आप है रिटेलर्स के पास जाते हो एज ए कंज्यूमर और आप प्रोडक्ट किससे परचेज करते हो? रिटेलर से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में क्योंकि हम या तो लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं या अगर हम सिंगल क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो उसकी यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम डायरेक्ट किससे परचेज कर लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं। जैसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 200 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर परचेज कर लोगे, या आप है 70 लाख 80 लाख की एक मशीन परचेज कर रहे हो तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है जो उस मशीन का उससे डायरेक्ट डील कर उस मशीन को परचेज करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है? मैन्युफैक्चरर से होता है। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग सिचुएशन। एन ऑर्गेनाइजेशन बाइज ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय किया जा सकता है। तो उनकी क्या क्या वैरायटीज होती हैं? फर्स्ट, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है वो कन्फेक्शनरीज बना रही है, बिस्किट्स बना रही है, तो व्हीट फ्लोर है, मिल्क है, शुगर है, वो उसके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन और ये सारे के सारे किस्म आते हैं रॉ मटेरियल में। सेकेंड, मेजर कैपिटल आइटम्स। ये वो मशीन्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, तो ये भी हमें परचेज करनी होती है। नेक्स्ट, माइनर कैपिटल आइटम जैसे पंप्स हैं, वॉल्स हैं। नेक्स्ट, फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स एंड पार्ट या ऑटो असेंबली, कास्टिंग है, फोर्जिंग्स है, स्मॉल पार्ट्स हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड केमिकल्स जैसे कि फ्लेक्सेस फॉर मेल्टिंग है, पाउडर्स हैं, केमिकल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है ऑटोमोबाइल का प्लांट है तो गाड़ी है उसको कलर करने के लिए आपको पेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पेंट भी तो परचेज करोगे एशियन पेंट से या नैरोलेक्स से, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को पेंट कर सको। तो वो किस में आएगा? आपका प्रोसेस्ड केमिकल्स में आएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स
लुब्रिकेंट ऑयल्स मशीन्स हैं वो स्मूथली रन करें तो इसके लिए उनकी ऑयलिंग करनी होगी, इलेक्ट्रोड्स हैं, फ्यूल है, गैस है, ये सारी के सारी किस्म आएंगे कंज्यूमेबल्स में जो कि कंजम्पशन होता रहता है। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट्स, वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें मैन पावर होगी तो उनको अपने डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए पेन की रिक्वायरमेंट है, इरेजर की रिक्वायरमेंट है, रिम की रिक्वायरमेंट है, स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे किस्म आएंगे आपके ऑफिस इक्विपमेंट में। नेक्स्ट सर्विसेज, भाई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को लाने और ड्रॉप करने के लिए बस की फैसिलिटी है, टूरिंग की फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग के लिए है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी की सारी किस्म आती हैं सर्विसेज में आती हैं। आपने अपने लिए सीए हायर किया हुआ है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉर्पोरेट लॉयर को हायर किया हुआ है, तो ये सारे के सारे किस्म आ जाएंगे सर्विसेज में आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 टाइप्स की बाइंग सिचुएशंस होंगी। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट रिबाय, जो ऑफिस सप्लाईज होती हैं, डे टू डे आइटम्स होते हैं, उनके लिए हमारा सप्लायर फिक्स होता है और हम उसको पर मंथ फिक्स क्वांटिटी का क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। जैसे कि आपको पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए, पेपर रिम्स चाहिए, इंक कार्डियर्स चाहिए, तो आपने इनके सप्लायर्स फिक्स कर रखे हैं। तो जैसे ही ये खत्म होते हैं, आपके पास रिक्विजिशन आती है तो आप तुरंत है इनको ओवर स्टॉक में परचेज कर लेते हो। तो ये रूटीन मैनर में किए क्या जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। कॉलिन है, ग्लासेस को क्लीन करने के लिए कॉलिन चाहिए, तो आपने अपना सप्लायर फिक्स कर रखा, आप उस शॉप से जाकर क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। रॉ मटेरियल है, अगर आपको रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, कोई इंटीग्रेट में चेंज नहीं है, तो आपका सप्लायर फिक्स है। आप जैसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग होती है तुरंत उस सप्लायर को आप ऑर्डर दे देते हो और उससे आप रिबाय कर लेते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रिबाय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाइड रिबाय सिचुएशन। कई बार हम अपने प्रोडक्शन में है चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चेंज चाहिए होता है। हम अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के लिए या हमने अपना प्रोडक्ट अपग्रेड किया है तो इसके लिए अब हमने अपना रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, या ऑफिस सप्लाईज को चेंज कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रिबाय बोलते हैं। तो बायर्स में चेंज और मॉडिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप ऑर्डिनरी रोप यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह आप नायलॉन रोप यूज कर रहे हो क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑर्डिनरी रोप से, रस्सी से ज्यादा है। आप है प्लास्टिक वॉशर्स यूज कर रहे हो, किसके कंपैरिजन में, स्टील और ब्रास के, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिकली सही भी पड़ रहे हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी आपको ज्यादा लग रही है। एल्यूमिनियम को परचेज कर रहे हो आप कॉपर के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉपर महंगा आ रहा है तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो रही है। आप हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज कर रहे हो मैकेनिकल मशीन्स की जगह, तो इसके पीछे रीजन क्या है, या तो इकोनॉमिक कंसीडरेशन के लिए, या फिर है जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आपको सुविधा हो जाए, या आपने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, तो उसकी वजह से आपको अपने रॉ मटेरियल में भी चेंज करना पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रिबाय सिचुएशन बोलते हैं। और लास्ट क्या है, न्यू टास्क। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम परचेज करते हो तो आपको ना तो सप्लायर्स के बारे में पता होता है, ना ही ये पता होता है कि इस प्रोडक्ट को कहां से हमें परचेज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी तक मैनुअल स्टिकर लेबलिंग मशीन यूज कर रहे थे, अब आप है ऑटोमेटिक स्टिकर लेबलिंग मशीन यूज कर रहे हो, तो अब आपका जो सप्लायर था उस सप्लायर के पास जिससे आपने लास्ट टाइम वो मशीन परचेज की थी, वो असेंबली है मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन बना रहा है, वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं बना रहा है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसके पास जिसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता है। तो अब आप नए सप्लायर को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उससे आप फुल्ली ऑटोमेटिक स्टिकर लेबलिंग मशीन को परचेज कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यू टास्क बोलते हैं। आपने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड कर दिया। आप फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर्स बना रहे थे, अब आप 4 व्हीलर्स भी बना रहे हो, आपने अपना 4 व्हीलर के लिए प्लांट एस्टेब्लिश किया है, तो अब आपको उसके लिए कैपिटल इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो आप परचेज कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, आपका न्यू टास्क में आएगा। तो व्हेन ए टास्क इज परफॉर्म आइटम में बी बॉट विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोई भी नई मशीन है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हो जो आपने आज से पहले कभी नहीं लगाई, तो वो कौन सी बाइंग सिचुएशन में आती है, आपकी न्यू टास्क में आती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग सिचुएशन कितने टाइप्स की हुई,
3 टाइप्स की हुई। ऑर्गेनाइजेशन में या तो स्ट्रेट रिबाई होती है, या फिर मॉडिफाइड रिबाई होगी, और या फिर न्यू टास्क होती है। तो इसी के साथ ही आपके ये 2 टॉपिक थे, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर, ये कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।